यहाँ पर हम सब गैदर हुए हैं। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जो ऑलरेडी मुझे मेरे बारे में आयशा ने दिया। आई एम कंपनी सेक्रेटरी एंड प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी एंड सोशल स्टॉक एक्सचेंज एंड स्टॉक मार्केट ट्रेनर, पॉश ट्रेनर, सोशल इम्पैक्ट असेसर एंड करीबन 10 साल से काम कर रही हूँ मैं ये सेगमेंट में। आज हम लोग जो एकत्रित हुए हैं, दिस इज फॉर डिस्कशन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हेरेसमेंट। आप लोग में से काफी सारे लोगों को ये टर्म पता होगा, काफी सारे लोग हैं जिनके लिए न्यू होगा। इट्स अ एक्ट। ये एक एक्ट है, ये एक लॉ है जो कि बनाया गया है जो लोग वर्क प्लेस पर काम करते हैं, स्पेशली विमेन। दिस इज प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हेरेसमेंट फॉर विमेन। जो विमेन है उनके लिए ये एक्ट है। बट हम यहाँ इसको जेंडर न्यूट्रल करके चलेंगे, बिकॉज आज के टाइम में वर्क एनवायरनमेंट भी चेंज हुआ है एंड विमेन्स आर ऑल्सो एज द पोजिशन ऑफ पावर। तो हम दोनों एस्पेक्ट से सुनेंगे एंड बिकॉज आई कैन सी दे आर मेनी मेल देन फीमेल। सो आप लोग के लिए भी ये बेनिफिशियल रहेगा ऑफ कोर्स। एंड बिकॉज वी ऑल्सो हैव टू नो व्हाट आर द कंडक्ट विच कैन बी अमाउंटिंग टू अ सेक्सुअल हेरेसमेंट। तो वो दोनों साइड से ही आपको सुनने में हेल्पफुल रहेगा, आपको जानने को मिलेगा कि व्हाट आर द कंडक्ट जो कि हमें नहीं करने हैं इन वर्क प्लेस। यहाँ इस ऑब्जेक्टिव क्या है सेशन का? बहुत सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। आपको सिर्फ ये बताना कि आपके लिए एक एक्ट है। आप कंप्लेन करना चाहें तो कंप्लेन का क्या प्रोसेस है, वो कंडक्ट जो सेक्सुअल हेरेसमेंट के अंदर आता है वो है क्या, किस किस चीज को आप सेक्सुअल हेरेसमेंट कहेंगे। अगर ये आप फेस करते हो तो इसके लिए रिड्रेसल मैकेनिज्म क्या क्या है आपके लिए। और थोड़ा इसको हम जेंडर सेंसिटाइज करने के लिए भी यूज कर रहे हैं, बिकॉज हम लोग जब एक वर्क एनवायरनमेंट में काम करते हैं तो कई बार मजाक मजाक में बहुत सारी चीजें बोल जाते हैं जिसमें मेन स्पेशली वो लेस लाइकली बहुत कि उन लोगों को फेस करना पड़ा हो लाइफ में। नॉट कंप्लीटली वी आर नॉट इरोडिंग दिस फैक्ट कि वो लोगों को बिल्कुल ही फेस नहीं करना पड़ सकता, बट यस लेस लाइकली है। तो उन लोगों को बहुत सारी चीजें हैं जो नॉर्मल लगती है, न्यूट्रल लगती हैं। वो चीजें समझाना कि किसी के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखो तो हो सकता है एक चीज एक के लिए सही हो तो दूसरे के लिए वो गलत हो सकती है। और आप अपने आप को ये चीज प्रोटेक्ट करके चलो कि ये चीज आपके लिए भी रॉन्ग हो सकती है आगे जा करके। कंप्लायंस सेंसिटाइजेशन इस वर्कशॉप का, इस ट्रेनिंग का एम है। और क्या एम नहीं है, क्या ऑब्जेक्टिव नहीं है? टू नॉट मेक यू फियर, कि आपको डराना नहीं है कि आप वर्क प्लेस में हेसिटेट करो इंटरेक्ट करने से, ये हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। आप ओपनली कम्युनिकेट कर पाओ और फ्रीली रिस्पेक्टफुली सामने वाले के लिए भी आपके लिए भी, वो इस वर्कशॉप का एम है। कोई चैट बॉक्स में या इट्स हेल्पफुल, आप थोड़ी देर के लिए कैमरा ऑन करेंगे तो स्क्रीनशॉट ले पाएंगी, बिकॉज हमें इसका रिकॉर्ड भी क्रिएट करना रहेगा। एंड प्लीज डू नॉट, मैं ही ड्रॉ कर रही हूँ स्लाइड पे, वाई इट इज नॉट रिमूविंग। हाउ कैन बी रिमूव फ्रॉम दिस? यस, ठीक है। यहां तक हम समझ गए। अब पॉश क्या है? प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हेरेसमेंट एक लॉ है, मैंने आपको बताया। तो अब आप कहोगे कि ऑलरेडी जो टर्म आपको बार बार सुनाई दे रहा है सेक्सुअल हेरेसमेंट, आपको लग रहा होगा कि ये चीज के लिए तो ऑलरेडी बाकी जगहों पर लॉ है, तो फिर यहाँ पर इसका लॉ बनाने का क्या जरूरत है? पुलिस में भी जा सकते हैं, बाहर कंप्लेन कर सकते हैं, आईपीसी के अंदर, क्रिमिनल एक्ट के अंदर कंप्लेन कर सकते हैं। तो प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हेरेसमेंट एट वर्क प्लेस, ये विमेन्स को इतना ज्यादा लॉ प्रोवाइड करने की क्या जरूरत है? लॉ इटसेल्फ सेज, आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल लॉ है। मतलब कुछ हो जाए उससे पहले प्रिवेंट करना, उसको प्रोहिबिट करना अगर हो रहा हो, और अगर हो जाए तो उसको रिड्रेस करना। किस तरीके से रिड्रेस कर सकते हैं उसके भी फॉर्मल इनफॉर्मल मैकेनिज्म है जो इसमें बताए जाएंगे। तो ये जो एक्ट है ये वर्क प्लेस के लिए बनाया गया है। बहुत ज्यादा ग्रीवेंस, जो आप कह सकते हो ग्रेव सर्कमस्टेंसेस होते हैं जो आजकल आप सुनने को मिलते हैं, वो सब चीजें अगर होती है तो ऑब्वियसली क्रिमिनल में जाएंगे। लेकिन क्रिमिनल जो है प्रोसीजर भी बहुत लंबा होता है और वो चीज अलग लेवल की होती है, अलग इंटेंसिटी की होती है। यहाँ पर जो इंटेंसिटी है दैट इज नॉट पर्टिकुलरली कि वो एकदम लास्ट सीन तक पहुंच जाए और उसके बाद ही आप कंप्लेन करने पर आओ। तो यहाँ बहुत सारे कंडक्ट्स हैं जो कि इसके अंदर आते हैं, तो वो सारे आज हम डिस्कस करेंगे। ये आया कैसे लॉ, वो एक बार समझ लेते हैं। भवरी देवी केस अगर आप लोगों को पता हो, ये रियल केस है। 1992 के दौरान
राजस्थान की गवर्नमेंट ने एक सोशल वर्कर को राजस्थान में प्लेस किया था, क्योंकि वहां पर छोटे बच्चों की जो अर्ली मैरिजेस होती हैं वो प्रिवेंट की जाए। वहां पर ये बहुत नॉर्मल था, अभी भी है। और वहां पर एक साल की बच्ची थी जिसका चाइल्ड मैरिज करा रहे थे उसके पेरेंट्स, जिसको भवरी देवी ने रोका। शी वॉज ऑलरेडी इन टू दिस, और वो पहले से ही ये सब चीजें रोकती थी। बहुत सारे उन्होंने केसेस सॉल्व किए। उसमें पुलिस की हेल्प ली जाती है ऑफ कोर्स, बिकॉज शी वॉज गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट की तरफ से प्लेस थी। तो उन्होंने वो रोका, और शी वॉज सक्सेसफुल इन डूइंग दैट। उन्होंने वो बच्चे की शादी उस टाइम पर तो रोक दी थी, लेकिन उसकी वजह से जो उन्हें सोसाइटल रेज फेस करना पड़ा, वहां पर जो एक पावर में मेन थे, दे गैंगरेप्ड हर एंड ब्रूटली गैंगरेप्ड हुआ इन फ्रंट ऑफ हर हस्बैंड। एंड उसके बाद जब उन्होंने उसको आगे केस किया, तो वो बिकॉज पावर में थे लोग, और उस टाइम पर पेट्रियार्की बहुत ज्यादा थी, तो बहुत तरीके से लॉ का मिसयूज कर सकते हैं, इंटरप्रिटेशन चीजें थी, बहुत सारी चीजें थी जिसको लेकर के उनको जस्टिस नहीं मिला, एंड शी लॉस्ट द केस। उसके बाद विशाखा करके एक ऑर्गेनाइजेशन था जो अगेन विमेन राइट्स के लिए काम करता था, जिन्होंने एक पीआईएल फाइल किया और भवरी देवी की हेल्प की कि ये जो वर्क प्लेस पर हुआ, वहां पर आप लॉ में लिखते हो, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखते हो कि इक्वल राइट्स है विमेन को काम करने का, डिग्निटी का राइट है। तो उनको ये सेफ्टी और डिग्निटी क्यों प्रोवाइड नहीं की गई थी? ये तो एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, कि अगर आपने किसी को प्लेस किया है वो भी इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन में काम करने के लिए, तो आपको उसको उस तरीके की कंडीशंस भी प्रोवाइड करनी चाहिए। सो तब जा करके ये सेक्सुअल हेरेसमेंट हो सकता है, इसको रिकॉग्नाइज किया गया, मतलब शी लॉस द केस। बट बाद में जाकर के जब ये विशाखा ने पीआईएल फाइल किया, तब उनको जस्टिस मिला, एंड शी फाइनली हेल्प मेनी वीमेन आउट देयर, कि उनके लिए उन्होंने एक लॉ ही बना दिया। बट जब विशाखा गाइडलाइंस आई सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से, तो वो 1997 में आई। और जबकि क्योंकि वो गाइडलाइंस थी, तो बहुत सारे लोग गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते थे, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने उसको एक एक्ट के रूप में प्रेजेंट किया, और आज हम उसी पॉश एक्ट की वजह से यहाँ स्क्रीनिंग में बैठे हुए हैं। सो प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हेरेसमेंट एक्ट, ताकि अब सब पर ये कंपलसरीली एप्लीकेबल हो चुका है। तो सारी ही ऑर्गेनाइजेशन जहां पर एम्प्लॉइज 10 से ज्यादा है, इनफैक्ट कोई भी ऑफिस, यानी एक ऑफिस, एक ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग जगह पर ऑफिस हो सकते हैं, तो अगर कोई भी एक ऑफिस जहां पर 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, वहां उनको उनकी एक इंटरनल कमिटी बनानी होती है, पॉश रूल्स बनाने होते हैं, पॉलिसी बनानी होती है, और उस पूरे प्रोसीजर को एम्प्लॉयज को अवगत भी कराना है, सेंसिटाइजेशन कराना है, वर्कशॉप्स करानी है, समझाना है कि आपके लिए ये सब चीजें हैं। तो ये सारा इवोल्यूशन था पूरा पॉश का, जिसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इंडिविजुअल से इंस्टीट्यूशन पे आ गई, कि अब आप अपने एम्प्लॉयज का ध्यान रखो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आप इसको प्रिवेंट करो अपने लेवल पर, और कुछ इनोवेटिव वेज सोचो जिससे कि क्या हो सकता है, ग्रीवेंस को रोका जा सकता है। तो यहाँ पर एक वेकअप कॉल था। क्यों? क्योंकि विमेन, नॉट मोर पर्टिकुलरली विमेन के साथ होता है, लेकिन एम्प्लॉयज बहुत सारे हैं जो फेस करते होंगे। एंड विमेन जो है, अगर आप कोई ग्लोबल सर्वे उठाकर देखें, तो 3 में से 1 विमेन ग्लोबली इस चीज का एक्सपीरियंस करती है, इस चीज को। एंड उसमें जितने भी लोगों ने अभी तक एक्सपीरियंस किया है, 50% है जो इसके बारे में बात ही नहीं करते, एक्सपीरियंस शेयर नहीं करते हैं। एंड उसमें 73% विमेन्स हैं जो इसको कभी रिपोर्ट नहीं करती। मतलब 73%, मतलब मेजरली वीमेन रिपोर्ट नहीं करते, एम्प्लॉयज रिपोर्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको या तो प्रोसीजर पे विश्वास नहीं है, कुछ को तो पता ही नहीं होता ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है, और कुछ को ये समझ में नहीं आता है कि ये सोशल, ये सेक्सुअल हेरेसमेंट है या नहीं है। तो मैं इसके लिए एक वीडियो दिखाना चाहूंगी। तो यहाँ पर हमने, Steve. And Mike is a new joiner in Myra. आई होप आवाज आ रही है वीडियो का। मैं इसको फुल स्क्रीन पर करके फिर चालू करती हूँ। Steve. And every day they travel to work together in the transportation provided by the company. While traveling, Myra often sat very close to Mike and sometimes touched him suggestively while talking to him. Initially, Mike did not pay much attention to her behavior, as he thought she might have touched him accidentally or unintentionally. However, over the last couple of months, Myra's actions shifted from subtle touching to more direct sexual advances,
like asking Mike to stay back late after work and frequently calling him to her cabin and chatting about her personal life, including her sexual innuendos. Recently, during a 2 day outbound event organized by the company at a resort, Myra called Mike late in the night and asked him to come to her room and massage her back as she was feeling very tired. By now, Mike was aware of Myra's repeated sexual advances and he was feeling stressed because he chose not to report it to Myra's superior as he feared it may cause problems for him at work. Mike also considered approaching the POSH committee, but on realizing that the POSH Act is a women centric law, he was unsure if he could complain to the internal committee, IC, and if the complaint would find a fair hearing and redressal. So, does Mike's case sound unusual? Well, to some it might, but this is a classic scenario of the changing workplace dynamics. With more women and other genders joining the workforce and working in various positions across the hierarchy, it is reasonable to assume that there can be instances of persons of any gender and not just males sexually harassing other individuals irrespective of their gender. Hence, many organizations are now making a shift to a gender neutral POSH policy for all individuals, irrespective of their gender, to feel protected against sexual harassment by any person at the workplace. What should Mike do in this situation where he is feeling harassed by a female superior? In my opinion, Mike should approach the POSH IC of his organization and explain his situation to them. Based on the organization's prevailing policy, the respective IC member can suggest an appropriate course of action to him. So the aim to show this video is कि पूरा फ्लो कैसे होता है पॉश के अंदर एंड टू मेक इट जेंडर न्यूट्रल कि ये किसी के साथ भी हो सकता है विमेन एंड मैन बोथ कैन फेस इट सो सेक्सुअल हेरेसमेंट क्या है उसको पहले वर्ड्स में अगर समझे द डेफिनेशन विच इज इन द एक्ट इज फिजिकल कॉन्टेक्ट अनवेलकम फिजिकल कॉन्टेक्ट एंड एडवांसेस अनवेलकम मतलब आपका कंसेंट नहीं है उसमें अगर आपका कंसेंट है मान लो सामने वाले का कंसेंट है उसमें तो वो अनवांटेड नहीं हुआ अब इसमें बहुत सारे सिनेरियोज ऐसे आते हैं जैसे कि किसी ने आपको कॉफी के लिए पूछा आज के दिन पूछा आपने हाँ बोला अब उसने अज्यूम कर लिया कि आप रोज उसके साथ कॉफी पर जाओगे दूसरे दिन वो बोला कॉफी पर चले आपने बोला नहीं मन नहीं है तो उसने कहा मेरे पास तो कंसेंट है कल बोला था ना हाँ तो मतलब रोज का कंसेंट है वो तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि आप कोई भी फिजिकल कांटेक्ट कर रहे हो या फिर कोई अनवेलकम एडवांसेस करने की कोशिश कर रहे हो जो कि अनवांटेड है या अनवेलकम्ड है सामने वाले ने कंसेंट नहीं दिया है और वो हर टाइम आपको सिक्योर करना होगा सो वो सेक्सुअल हेरिसमेंट के अंदर आता है ऑफ कोर्स डिमांड एंड रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर्स जो आपने वीडियो से समझा होगा एंड मेकिंग सेक्सुअल कलर्ड रिमार्क्स किसी को देख करके बोलना अब दो तरीके होते हैं ना किसी को कॉम्प्लीमेंट करने की कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो आज योर ड्रेस इज लुकिंग नाइस और दूसरा तरीका होता है दैट you're लुकिंग सो नाइस दैट इट्स वेरी हार्ड टू कंट्रोल सो इस तरीके की जब चीजें कोई बोलता है सो दिस इज सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क कि आपने उसमें कुछ इस तरीके का रिमार्क डाला कि सामने वाला अनकंफर्टेबल हो जाए और वो अनवांटेड है उनको नहीं पसंद आया वो भी चीज हो सकती है कि आप अपनी इंटेंट दूसरी दिख रहे हो लेकिन सामने वाले पर इम्पैक्ट दूसरा पड़ रहा है दैट इज इंटेंट एंड इम्पैक्ट वो हम आगे डिस्कस करेंगे एंड कोई आपको बुला करके बोलता है चलो मैं आपको कंप्यूटर में कुछ दिखाता हूँ एंड उसके बाद वो कोई पोर्नोग्राफी या कोई भी इस तरीके का कंटेंट दिखाए जिससे आप कंफर्टेबल नहीं होते हो या फिर कोई अनवांटेड कंडक्ट अनवेलकम्ड कंडक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर कंडक्ट इन द सेंस कि ये एक स्टेज आगे जा करके होता है जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे कंडक्ट के अंदर क्या आ सकता है तो अब बहुत सारे लोग सोचेंगे तो फिर हम किसी को कॉम्प्लीमेंट करें वर्क पर या फिर नहीं कर सकते सो ऑफ कोर्स यू कैन रिस्पेक्टफुली कॉम्प्लीमेंट बट आपके जेस्चर्स और सामने वाला कंफर्टेबल है या नहीं है वो डिग्निटी रिस्पेक्टफुलनेस देख करके आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि ये कहीं सेक्सुअल हेरेसमेंट पे ना पहुंचे अब यहाँ पर आईपीसी या अपना कोई भी लॉ होता है वो
जब कोई भी केस डिसाइड करना होता है किसी क्रिमिनल के अगेंस्ट, जब किसी ने क्राइम कर दिया, दो तरीके, एक तो किसी ने किसी को मारा, वो इसीलिए मारा क्योंकि उसकी इंटेंशन थी मारने की, वो बहुत पहले से प्लान कर रहा था और वो सामने वाले को हार्म पहुंचाने के लिए था। दूसरा, मारा क्योंकि वो खुद को प्रोटेक्ट करना चाहता था, वो एकदम इंस्टेंस में आ गया, रिफ्लेक्शन था, तो रिफ्लेक्स ऑफ टाइम में उसने किसी को मार दिया बिकॉज खुद को प्रोटेक्ट करना था उसको। तो यहाँ पर दोनों की इंटेंशन अलग अलग है, तो दोनों ही चीजों को अपना आईपीसी इंटेंशन के हिसाब से अलग अलग डील करता है, सबको सेम सजा नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर क्या है, अपने लॉ में इंटेंशन को वेटेज दिया जाता है कि इंटेंशन क्या थी। लेकिन ये जब सेक्सुअल हेरेसमेंट एक्ट के अंदर हम आते हैं तो वहां पर आप इम्पैक्ट को वेटेज देते हो। सो यहाँ इट इज द इम्पैक्ट, जो मैंने यहाँ नीचे लिखा हुआ है, नॉट द इंटेंट दैट मैटर्स। सो इम्पैक्ट और इंटेंट को समझने के लिए मैं आपको एक वीडियो और दिखाती हूँ। वॉल्यूम नहीं आ रहा इसका। पायल मैम वॉल्यूम नहीं है। मैं तो अपना जा रही थी चुपचाप, उन्होंने ही बात शुरू की। बात करना भी गुनाह हो गया। कमाल है। बात भी करे तो करे क्या? हुआ क्या, ठीक से बता। लंच टाइम हुआ तो मैं टिफिन लेकर आ रही थी, संतोष जी से जल्दी आया और अपना रास्ता रोक लिया। अब रास्ता थोड़ी बदल लेंगे कि सामने से लेडीज आ रही है। एक ही दफ्तर में काम करते हैं भाई, ये तो होगा। मैंने देखा उसके हाथ में खाने का डब्बा है, मैंने पूछ लिया भाई बस साथ में लंच करते हैं। बस इतना सा तो बोला। कुछ बोला क्या? पहले बोला कि ये रंग काफी जच रहा है आप में। फिर बोला आइए साथ में लंच करते हैं। मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रहा था, पर मैंने उन्हें आराम से मना किया। मैं मनीषा के साथ लंच करती हूँ, शायद उनको बुरा लग गया। अब बुरा तो लगता ही है ना, ऐसा भी क्या है। उससे 3 साल पहले से हूँ इस दफ्तर में, इस पर भी कोई चीज होती है यार। रिस्पेक्ट अपनी जगह है। मैं समय पर अपना काम खत्म करती हूँ, सुबह टाइम पर आती हूँ, एक आध घंटा एक्स्ट्रा भी रुकी हूँ मैं कई बार। और मैंने कुछ गलत थोड़ी कहा, जाने लगी तो आपसे कहीं ज्यादा अच्छी दिखने वाली लड़कियां काम कर चुकी हैं इस ऑफिस में, तो ज्यादा दिमाग मत लगाइए। ये किस तरह की बात है? बात क्या है, इस सर पे चढ़ जाती है। अब लेडीज समझ के हम इनको मानते नहीं, तो इनको लगता है ये ज्यादा टॉप में। और ऐसा कुछ तो बोला भी नहीं मैंने, मुझे लगा डर गई शायद, तो मैंने हंसकर समझाने की कोशिश की। अरे स्मिता जी और मैडम लोग भी हैं इस ऑफिस में, हम लोग कई बार साथ में बैठ के लंच करते हैं, तो इतना सोचिएगा मत इस बारे में। इतना सा बोला तो मुंह बना लिया, घूर के निकल गई वहां से। मजाक भी नहीं कर सकते क्या? मजाक के नाम पे कुछ भी बोलेंगे क्या? मैं अभी उनसे बात करती हूँ। अब स्मिता, वैसे इससे पहले कभी संतोष जी के बारे में ऐसा कुछ सुना तो नहीं है? हो सकता है तुझे ही गलत लग रहा हो। मेरा मतलब सोचने है यार। ठीक है ना। क्या सोच रही हो? जो हुआ वो गलत था या नहीं? गलती से था या नहीं? या हुआ भी या नहीं? सच तुम जानती हो, सोचो मत।
स्मिता जी, सब ठीक है? ठीक तो नहीं है, लेकिन हो जाए। तो ये वीडियो में अगर आप दो अलग अलग जो अगर किसी जैसे हमारे सेशन में अगर मेल्स को दिखाएंगे और फीमेल्स को दिखाएंगे तो मेल्स ऑब्वियसली बोलेंगे कि इसमें क्या ही गलत है, क्योंकि अ, जो एक फीमेल एम्प्लॉय आई है अगर वो जो जिस तरीके से स्टोरी सुना रहा है तो लगेगा कि क्या गलत है। कोई फीमेल एम्प्लॉय आई हुई है, उसको कंफर्टेबल करना है, न्यू है, तो वर्क के लिए थोड़ा लंच वंच साथ में हो जाए तो क्या ही दिक्कत है। बट दूसरी साइड अगर आप फीमेल का स्टोरी सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस लेवल पर वो हर्ट हुई है और कैसा उसको अंदर से फील हुआ। यू कांट रियली जज दैट। सो इम्पैक्ट इज इम्पॉर्टेंट रादर देन इंटेंट। लड़का कह सकता है कि हम मेरा तो इंटेंट ही नहीं था, मैं तो कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश कर रहा था, बट उनको कैसा लगा बिकॉज बहुत सारे लोग का प्रीवियस ट्रॉमा होता है, बहुत सारे लोगों का सोसाइटल कंडीशनिंग होती है जिसकी वजह से एक चीज जब किसी के लिए सही हो सकती है दूसरी चीज हो सकता है किसी के लिए बहुत ज्यादा हो जाए। तो वो इंटेंसिटी आप डिसाइड नहीं करोगे कि मैंने तो इस तरीके से बोला था, सामने वाले को गलत लग गया तो उसमें मेरी क्या गलती है। तो ये चीज इंटेंशन के बेसिस पे चलती है यहाँ पर कि इंटेंशन मैटर्स। सॉरी, इंटेंशन से ज्यादा इम्पैक्ट मैटर्स। अब यहाँ पर सबसे पहला स्टेप तो यही आता है कि हम लोग इसको रिकॉग्नाइज कर पाए कि सेक्सुअल हेरेसमेंट यानी कि है क्या इसके अंदर, पॉश के अंदर। तो एक तो क्विड प्रो क्यो सेक्सुअल हेरेसमेंट होता है। क्विड प्रो क्यो मतलब कि आपकी करियर ग्रोथ को उससे लिंक कर दिया है। आप मेरे लिए ये करोगे तो आपको ये मिलेगा, या फिर ऑपोजिट नहीं करोगे तो आपके साथ ऐसा कर देंगे, करियर में आपके साथ डिपार्टमेंट शिफ्ट कर दिया जाएगा, या फिर थ्रेट किसी भी तरीके का कॉन्सिक्वेंसेस को लेकर के, यानी मिसयूज ऑफ अथॉरिटी। टोटली जो लोग सीनियर पोजीशन पे पावर में होते हैं वो लोग ऐसा कर सकते हैं। या फिर आपके लिए एक हॉस्टाइल वर्क इन्वायरमेंट क्रिएट कर देना। हॉस्टाइल वर्क इन्वायरमेंट मतलब आपको ऑफिस जाने में या वहां पर काम करने में कंफर्टेबल फील नहीं होता। इस तरीके की चीजें कर दी है कि नॉर्मली नॉर्मलाइज कर दिया है सेक्सुअल कॉन्टेक्स्ट को, सेक्सुअल जोक्स को, या हर चीज वही चीज के आसपास घूमती रहती है। और या फिर रिपीटेटिवली अनवांटेड अटेंशन मिलता है। ये कोई आपसे बात कर रहा है लेकिन आपके चेस्ट की तरफ, ब्रेस्ट की तरफ ही देखे जा रहा है। वो बोलेगा मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, तो मैं तो सिर्फ नॉर्मली बात कर रहा हूं। तो यहाँ पर आपका जो कंडक्ट है वो भी मैटर करता है। देन जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, किसी लड़की से इस तरीके से बोलना कि तुमने वो क्लाइंट क्रैक कर लिया। ऑब्वियसली तुम्हारी शक्ल के ऊपर तो तुम आराम से एक या बहुत सारे क्लाइंट्स को क्रैक कर सकती हो। या फिर उसको जेंडर स्पेसिफिक रोल में बांध देना कि तुम लड़की हो, तुम एचआर का काम करो, ऑपरेशंस में ठीक से काम नहीं कर पाओगे। तो वो सारी चीजें होती है कि उनके लिए एक होस्टाइल एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया गया है। आपके लिए लोगों के मन में भी इस तरीके की चीजें बना दी जाएगी कि आप घुसो और लोग आपका मजाक बना रहे हैं। तो वो चीजें भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, देर वॉज अ आर्मी ऑफिसर, लेडी आर्मी ऑफिसर, जिसको उनके सीनियर सिमिलर पोजीशन पे जो थे उन्होंने प्रपोज किया। शी ऑफ कोर्स डिनाइड कि शी इज नॉट गोइंग अहेड, और उन्होंने मना कर दिया। तो जब सीनियर ऑफिसर थे तो उन्होंने उसको अपने ईगो पे ले लिया एंड उसके बारे में बाकी के सीनियर ऑफिसर्स में ये सब अफवाह फैलाई कि शी इज लाइक दैट ओनली, कि वो मुझे अप्रोच की थी और मैंने मना कर दिया। तो उसके बाद वो जितने भी लोग थे उसने उस लड़की को उसी तरीके से देखना स्टार्ट कर दिया और उसको अप्रोच किया कि मेरे साथ चलोगी क्या, मेरे में क्या बुराई है, हम लोग भी तो साथ हो सकते हैं। जिसकी वजह से उसका जो मेंटल ट्रॉमा उसको फेस करना पड़ा। शायद सामने वाले को लगा होगा वो बदला ले रहा है, लेकिन उसको जो मेंटल ट्रॉमा फेस करना पड़ा, दैट वाज अ अनवांटेड कंडक्ट, या फिर इस तरीके का एनवायरमेंट, हॉस्टल वर्क एनवायरमेंट बना दिया। तो ये चीजें सेक्सुअल हेरेसमेंट के अंदर आती हैं। वर्बल सेक्सुअल हेरेसमेंट हम सबको पता है
कि हमने कोई भी तरीके का ऐसा रिमार्क दे दिया, बॉडी पर कमेंट कर दिया, सेक्सुअल जोक बोला, या आप किसी को ऐसे मैसेजेस भेज देते हो सेक्सुअल जिसमें कुछ कंटेंट है जो सामने वाला कंफर्टेबल नहीं है, वो बोलेगा "आप मुझे पसंद नहीं है", तो वो बोलेगा मैंने आपको ऐसे ब्रॉडकास्ट में ऐड किया हुआ है, आप भी हो उसमें, तो वो पहुंच जाता है ऑटोमेटिकली। बट इसमें बुराई क्या है, तो अच्छी चीज है, आपको भी मजा आया होगा, हाँ हाँ हंस लो, इस तरीके की चीजें। एंड देन फिजिकल सेक्सुअल हेरेसमेंट, नीड नॉट टू एक्सप्लेन, कि किसी को अननेसेसरी टच करना। बार बार आपका बॉस आता है या आपका कोई एम्प्लॉय आता है, वो आपके सिस्टम में देखने के लिए आपके आपके कंधों को छूने की कोशिश करता है, वहीं पर देख करके वहीं पे छू करके ही बात करता है आपसे कि अच्छा अच्छा काम अच्छा चल रहा है। वो बार बार ये करता है जबकि इसका नीड ही नहीं है। या फिर आप निकल रहे हो, आपका मूवमेंट ब्लॉक कर दिया, फिजिकल जेस्चर्स के थ्रू इस तरीके की चीजें कर रहा है, मतलब आंख मारना जिसको कहते हैं, या फिर अपने लिप्स को स्मिक करके इस तरीके से एनवायरनमेंट बना देना कि वो अनकंफर्टेबल हो रहा है सामने वाला बंदा, बट वो कहेगा कि मैं तो ऐसा कुछ कर ही नहीं रहा हूं, मैंने तो उसको टच नहीं किया है। तो आपने दूर से भी कुछ इस तरीके का किया जो कि वर्बल या नॉन वर्बल या विजुअल हो गया। तो या फिर आप कह सकते हो उसको कि ये सारे के सारे सेक्सुअल जेस्चर्स हैं जो वो यूज कर सकते हैं, जिसको हम सेक्सुअल हेरेसमेंट के अंदर लाएंगे। तो जो अभी हमने वीडियो देखी उससे एक चीज क्लियर थी कि बहुत सारे लोग इस चीज को समझ नहीं पाते हैं कि ये उनके साथ सेक्सुअल हेरेसमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। सॉरी। सो बहुत सारी विमेन तो काफी टाइम तक ये सोचती रह जाती है कि शायद दिस इज नॉट सेक्सुअल, ये सामने वाले का बिहेवियर ही ऐसा है, तो उसको छोड़ देते हैं। या कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि इसमें ये चीजें होते होते ठीक हो जाती हैं, इग्नोर करना चाहिए। और फिर वो कहाँ पर लीड हो सकती है, वो इस तरीके की चीजें हो सकती है। तो जब मान लो किसी ने आपसे बोला कि एक वीडियो देखते हैं इस पर। Before we end this meeting, I would like to say one thing. पेंडेमिक है, जान बचाओ और अपनी जॉब भी। और जॉब बचाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा हर दिन, नहीं तो सबकी जॉब गई समझो। डू आई मेक माई सेल्फ क्लियर? कम ऑन, लेट्स गेट बैक टू वर्क। प्राची तुम जरा रुकना, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। यस, बाय। क्या बात है प्राची? तुम मेरे मैसेजेस का जवाब क्यों नहीं दे रही हो? So actually, I was not well. जॉब बचानी है ना, तो कुछ एक्स्ट्रा करना होगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? Hey guys, Hi. Hi, Tanya. What are you doing? We just got done with the meeting. is it? तुमने मीटिंग में कहा ना कि एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी, एक्स्ट्रा काम करना होगा, तो मुझे लगा कि सीनियर मैनेजमेंट को शुरुआत करनी चाहिए। प्राची, क्या कह रहे थे बॉस? मैम, सर फिर से वो पर्सनल मैसेजेस की बात कर रहे थे। ठीक है, पढ़े मैंने तुम्हारे पर्सनल मैसेजेस। तुम्हें पता है ना जॉब किसी की भी जा सकती है। No, you're getting this wrong. We need to talk. This is a misunderstanding. We need to talk. Prachi, are you fine? Yes, ma'am. Sure? Yes. Don't worry. We'll take care of it. Okay? Take care of yourself. सो यहाँ पर बहुत सारे सिनेरियोज हैं। वर्क प्लेस मतलब वर्क फ्रॉम होम से भी हो सकता है। एंड इसमें जो इंडिकेटर्स हैं वो आफ्टर दिस काइंड ऑफ सेक्सुअल फेवर्स जो आपको दिए गए, आपने एक्सेप्ट नहीं किया, आपने उनको इग्नोर किया, आपने कहा कि मे बी वो घर जाने के बाद आपको कॉल करें, आपने उनको कॉल को रिस्पॉन्स नहीं किया, रोज गुड मॉर्निंग गुड नाइट के मैसेजेस आ रहे हैं, आपने एक दो दिन कभी किया और फिर इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से बिकॉज दे आर इन पावर वो आपको पब्लिकली क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आपको काम से एक्सक्लूड कर रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट काम है जहां से आपका अप्रेजल लिंक है वहां से आपको जानबूझ के एक्सक्लूड किया जा रहा है।
आपकी रेपुटेशन को डैमेज किया जा रहा है, आपके बारे में गलत चीजें फैलाई जा रही है, या हो सकता है आपको ओवरलोड कर दे काम से, जो काम काम का नहीं है वो ज्यादा दिया जाता है, या फिर आपको कॉन्स्टेंटली ब्लेम सुनने को मिलता है। पब्लिक, जब आप पूरे ऑफिस में सामने बैठे हुए हो, पूरा सारा कैबिन बैठा हुआ है, तब आपको शाउट करके एड्रेस किया जाता है, आपसे इंसल्टिंग और ह्यूमिलेटिंग टोन में बात की जाती है। सो ये सारी जो चीजें हैं ये बाद में होती हैं, जिसमें आप, हो सकता है आप ये फील करो कि सेल्फ डाउट में, कि हो सकता है मैं ही अच्छा काम नहीं कर पा रही हूँ, या फिर मुझे ही काम समझ में नहीं आ रहा है, मैं गलतियां ज्यादा कर रही हूँ। एंड सामने वाला ऑब्वियसली वो दूसरी चीज की वजह से कर रहा है, ताकि आप वो, जो वो चाहता है वो चीजें एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि कई लोग होते हैं जो आपको नॉर्मली थ्रेट करके नहीं बोलेंगे कि आज कॉफी पीने चल रही है, आपने हाँ बोल दिया, चलो ठीक है, कल भी कॉफी पीने चल रही, नहीं चल रही, तो आप मना कैसे कर सकते हो मुझे, मैं कॉफी पीने ले जा रहा हूँ, अच्छी जगह पे ले जा रहा हूँ, आप अच्छी जगह के लिए मना कैसे कर सकते हो। तो वो थ्रेट दे करके बोलेंगे कि नहीं ऐसे नहीं कर सकते आप। ये तरीके से भी आपको कह सकते हैं कि आपको क्रिटिसाइज करके, या ये सारी चीजें एक इंडिकेटर का काम करती हैं कि ये एक नेक्स्ट स्टेज पे पहुंच चुका है, और अब आप समझ नहीं पाओगे कि सेक्सुअल हैरेसमेंट तो पीछे छूट गया, जो आपके साथ हो रहा है वो आप खुद नहीं समझ रहे हो कि ये सेक्सुअल हैरेसमेंट है। अच्छा, नॉन इंडिकेटर्स क्या है? ऐसा नहीं है कि सब कुछ सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है। आप बार बार छुट्टी ले रहे हो, बॉस आपसे ये पूछ रहा है छुट्टी क्यों ले रहे हो, और उस पर फॉलो अप लिया जा रहा है, तो दिस इज नॉट समथिंग कि आप इसको बोलो ये तो मेरा सेक्सुअल हैरेसमेंट है, मैं छुट्टी ले सकती हूँ, आप क्यों मुझे कॉल कर रहे हो। उसके बाद आपके परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड ऑलरेडी सेट है, और आप उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म नहीं कर रहे हो, पहले से ही डिसाइडेड था जॉब रोल आपका, आप उसके अंदर अंदर नहीं काम कर पा रहे हो, आपका वर्क रिलेटेड स्ट्रेस चल रहा है, मैनेजमेंट अपने राइट्स एक्सरसाइज करेगा, ऑफ कोर्स आपसे पूछेगा कि ये सब चीजें क्यों नहीं हो रही हैं। और काफी सारे कंस्ट्रक्टिव फीडबैक्स भी होते हैं, आपको कोई फीडबैक दे रहा है, ऊपर मैंने बताया ह्यूमिलेशन, इंसल्ट, ये सब चीजें अलग है, लेकिन कोई कंस्ट्रक्टेड आपके वर्क रिलेटेड, पर्सनल नहीं, आपके वर्क रिलेटेड फीडबैक्स आपको दे रहा है कि आपने ऐसा काम किया है, आप इसको इस तरीके से करोगे तो ज्यादा बेटर है, ये चीजें काम में आएंगी। हाउएवर कोई दूसरे तरीके से बोल रहा है कि आपका पर्सनल, आप इसको इस तरीके से अप्रोच कर रहे थे, आपका ये माइंड यहाँ लगा हुआ था, लेकिन आपको वैसे तरीके से करना चाहिए था, वो आपके पर्सनल जोन में घुसने की कोशिश कर रहा है, आपको अलग से बिठाता है मीटिंग में कि क्या हुआ है मुझे बताओ, आप क्यों फोकस नहीं कर पा रहे हो, क्या बात है, बॉयफ्रेंड रिलेटेड इशू है, घर में कुछ हुआ है, या कुछ और चाहते हो लाइफ से। वो धीरे धीरे आपको लगता है कि वो तो आपके ब्रदर जोन में घुस रहा है, या आपके फादर लाइक जोन में घुस रहा है, अगर वो एजेड है, और हो सकता है वो आपका भला चाहता हो, लेकिन ग्रेजुअली यू गेट टू नोटिस दिस कि वो हेल्प करने के लिए नहीं था, वो सिर्फ पर्सनल जोन में घुसने के लिए था, और उससे और चीजें निकलवाने का था कि वो और दूसरे किसी चीज को हिट कर सकता है। तो बहुत सारी तरीके की चीजें होती हैं जो शायद डायरेक्टली सेक्सुअल हेरासमेंट में ना हो, और शायद हो सकता है बिल्कुल सेक्सुअल हेरासमेंट में ना हो, तो आपको वो इंडिकेटर समझना होगा। जैसे ये है, यहाँ पर आपके बॉस ने बोला यू नीड टू ज्वाइन ऑफिस, क्योंकि अब वर्क फ्रॉम होम खत्म हो गया, कोविड चला गया है, और मैडम बोलती है कि मेरा फिजिकल प्रेजेंस क्यों जरूरत है इसका, इज इट नॉट सेक्सुअल हेरासमेंट? ऑफ कोर्स इट्स नॉट सेक्सुअल हेरासमेंट, क्योंकि ये तो आपके काम से रिलेटेड है, आपको वर्क फ्रॉम होम दिया गया था, अब खत्म हो गया वो चीज। तो हर चीज को लड़कियां सेक्सुअल हेरासमेंट नहीं बना सकती हैं, एंड वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि अगर कोई फॉल्स फॉल्स केस फाइल होता है तो कैसे उसको डील किया जाता है। एंड दूसरा चीज, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये रहता है कि यू हैव टू प्रूव लाइक इट इज अ क्रिमिनल रिकॉर्ड में, जैसे रहता है ना, प्रूफ करना होगा, वीडियोस दिखाने पड़ेंगे, वॉइस रिकॉर्डिंग दिखानी पड़ेगी, उतना सब नहीं जाता है, कि आपके लिए सब्जेक्टिव मैटर है, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जो चीज मुझे खराब लग सकती है, मेरी जैसी कोई और लड़की होगी जिसके साथ कोई और कुछ मजाक करेगा, तो वो, उसको ओके लगेगा, वो शायद अनॉय होगी थोड़ा सा, मैं बहुत ज्यादा हर्ट हो जाऊंगी, हो सकता है ना। तो ये सब्जेक्टिव है, पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। तो जब आप इस चीज पर कंप्लेन करते हैं तो कमिटी ये डिसाइड करती है, यू डोंट नीड सो मच प्रूफ कि आपको इसमें प्रूफ ही लगाना है तो अच्छी बात है, वरना वो सब इंटरव्यू लेकर के, विटनेसेस को एग्जामिन करने के बाद इन सारी चीजें बहुत कॉन्फिडेंशियल रखी जाती हैं, उसके बाद इस कंक्लूजन पे पहुंचा जाता है कि ये रिकरिंग था या नहीं था, एंड उस चीज में उस सामने वाले का इंटेंशन मैटर करता है या नहीं, वो बाकी लोगों के साथ कैसा उसका बिहेवियर है, और ये हो सकता है या नहीं है सामने वाले के साथ उसने ऐसा क्या किया है, उसके लिए केस लॉज भी हम आगे डिस्कस करेंगे, केस लॉज आई हैव मेंशन। सो ये किस किस पर एप्लीकेबल है? ऑफकोर्स सारे लेवल के लोगों पर होता, ज्यादातर है सेम लेवल के एम्प्लॉइज से ज्यादातर ऊपर, और सबॉर्डिनेट्स के साथ होता है, यानी कि कोई आपका मैनेजर, उसके साथ जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो पावर में है, तो वो पावर एक्सरसाइज कर सकता है अपनी,
और नॉट ऑल मैनेजर्स, बट हाँ हो सकता है ये चीज कि लोग जब ज्यादा पावर में होते हैं, जब मैनेजर पोजीशन पे होते हैं, हायर पोजीशंस पे होते हैं, तो वो अपनी पावर को गलत तरीके से एक्सरसाइज करते हैं। बट ये कहीं पर भी देखा जा सकता है, सीनियर मैनेजमेंट में, स्टाफ लेवल पर, इंटर्न लेवल पर, इवन आपके घर में जो हाउस हेल्प का काम करती है, वो भी इसके अंदर कवर्ड है। सो विमेन जो है वो किस किस लेवल पे कवर्ड है? डायरेक्टली एम्प्लॉय की गई है, वो तो है ही ऑन रोड। ऑब्वियसली अगर मान लो किसी एजेंसी ने अपॉइंट किया, हमने किसी एजेंसी को काम किया, कॉन्ट्रैक्ट लेबर लाओ लगाओ, तो वो लेबर जो उसने लेकर के आई है वो भी कवर्ड है। वो उसके साथ अगर कुछ होता है तो जिसके प्लेस पे वो काम कर रही है, वो एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है कि उसके साथ कुछ गलत ना हो, ना कि उस एजेंसी की जिम्मेदारी है। तो यहाँ पर जहां पर भी जिस भी ऑफिस के लिए कोई विमेन या कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, इवन फ्री में काम कर रहा है, वॉलंटरी वर्क कर रहा है, तो भी वो कवर है। होम बेस्ड काम कर रहा है, घर से काम कर रहा है, तो भी वो कवर्ड है। एंड नीड नॉट टू से कि वो एम्प्लॉइज, ट्रेनीज, अप्रेंटाइज पर जो है, जो कॉन्ट्रैक्ट पर है, सब लोग इसके अंदर कवर होते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। अब यहाँ पर हमने कौन कवर होता है वो कवर कर लिया है। किस जगह को कवर किया जाता है? तो हर जगह को कवर किया जाता है, हर जगह जहां पर काम हो रहा है, जो वर्क प्लेस है। और कमिटी बनाने का रिक्वायरमेंट ये है कि 10 से ज्यादा एम्प्लॉयज होने चाहिए, लेकिन पॉश हर जगह एप्लीकेबल है। इवन आप फ्लाई करते हो जहां पर एयर हॉस्टेस रहती हैं, तो अगर कोई, यहाँ पर कैसा होता है कि आप सेम एम्प्लॉय, थर्ड पार्टी के अगेंस्ट भी ये केस हो सकता है ना। जैसे ये तो वर्क प्लेस है, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, ये सारे वर्क प्लेसेस है। हमारा कहाँ आता है? प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में आता है कि हम एक कमर्शियल जगह पर काम करते हैं, वो जितने भी लोग हैं वो सब इसके अंदर कवर्ड है। तो कोई मेरा एम्प्लॉय है, मेरे साथ काम करता है, कोई मेरा सीनियर है, या फिर थर्ड पार्टी है, तो इसके अंदर थर्ड पार्टी भी कवर्ड होती है। जैसे कि आप किसी रेस्टोरेंट में हो, अब जो रेस्टोरेंट की एम्प्लॉय है, वो जो भी वेट्रेस है, उसके साथ किसी कस्टमर ने गलत कर दिया, तो वो कस्टमर अभी उस जगह का वो तो नहीं है, एम्प्लॉय तो नहीं है, वहाँ काम तो नहीं करता है, लेकिन वो थर्ड पार्टी है, तो वो भी इसके अंदर कवर हो जाएगा डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कि उसको पॉश के अंदर सुनवाई के लिए बुलाया जाएगा, उसको समन किया जाएगा। तो इस तरीके से थर्ड पार्टी के अगेंस्ट भी इसके अंदर कवरेज है। और वर्क प्लेस मतलब जहां पर भी आप काम करते हो, चाहे वो ऑफिस है, या आप ऑफिस बस में ट्रैवल कर रहे हो, या फिर आप बाहर ट्रैवल कर रहे हो किसी ऑफिस के काम के लिए, या फिर आप दिवाली पार्टी, कोई भी पार्टी कर रहे हो। अभी रिसेंटली एक केस आया है जिसमें पर्सनल पार्टी थी, यानी कि सीईओ की खुद की पार्टी थी, बर्थडे पार्टी, जिसमें एक विमेन थी और उसका मैनेजर, उसकी वाइफ, वो लोग कार से ट्रेवल करके घर ड्रॉप कर रहे थे उसको। एंड बिटवीन द रूट उन लोगों ने कुछ सिगरेट वगैरह कंज्यूम करने के लिए लिया, एंड शी गॉट अनकॉन्शियस उसके बाद। एंड मॉर्निंग में जब वो उसी उसको पता चला कि उसका हरेसमेंट हुआ है, सेक्सुअल हरेसमेंट हुआ है। सो ये पर्सनल पार्टी थी। बट ये भी, एक तो वो क्रिमिनल में काउंट होगी ही होगी, क्योंकि शी हैज क्लियरली सेड कि वो उसके साथ रेप हुआ है। तो यहाँ पर ये जो कवर होगा केस, क्रिमिनल में तो जाएगा ही, पुलिस कंप्लेन होगा ही। पॉश कमिटी कैन ऑल्सो टेक कॉग्निजेंस, क्योंकि उसके रेपरकेशंस अलग होते हैं। यहाँ पर एक एम्प्लॉय है आपकी, उसके साथ आपके ही किसी को एम्प्लॉय ने या सीनियर ने कुछ किया है, तो वो अब ऑफिस आकर के हाजिरी तो नहीं लगाएगी। तो कॉश पॉश के अंदर उसको बहुत सारी चीजें हैं जो कि ग्रांट की जाती है, कि आपको 3 महीने का लीव लेना है तो 3 महीने का लीव लेंगे, जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल की गई है उसको भी तो देखा जाएगा कि वो अपना आराम से जॉब ज्वाइन करके बैठा हुआ है, वो आराम से जॉब पर आ रहा है, और सामने वाला अपने मेंटल ट्रॉमा में है। तो वो दोनों तरीके से उस कंप्लेंट पर काम किया जाए, कि पॉश में भी जाएगा वो, और पर्सनल लेवल पर है तो क्रिमिनल एक्ट के अंदर भी जाएगा। अब यहाँ पर एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है? एज एन एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर पे ही ये पूरे एक्ट का जो बर्डन है वो डाला हुआ है, कि आप इसके अंदर काम करोगे ताकि प्रिवेंट करो और रिड्रेस करो बाद में। तो इसके लिए पॉलिसी बनानी है एम्प्लॉयर को, और उसको क्लियरली विजिबल फॉर्म में दिखाना है। तो आप अपनी वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पॉलिसीज में, कंपनी की पॉलिसीज में आपको पॉश पॉलिसी दिखेगी। फिर कंप्लेन कमिटी फॉर्मेशन, यहाँ पर आईसीसी, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाई जाती है। तो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी में 5 लोग मैंडेटरी है। एक आपका प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है जो विमेन रहती है, 2 एम्प्लॉय होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, और 2 लोग होते हैं जो एक्सटर्नल मेंबर्स होते हैं। यहाँ मिनिमम है ही, आप मैक्सिमम कितने भी रख सकते हो एक्सटर्नल मेंबर्स, जो कि लॉ में काम करते हो, इसी फील्ड में काम करते हो, तो वो कमेटी के अंदर आते हैं। कमेटी की भी ट्रेनिंग कराई जाती है कि आप उस केस को कैसे हैंडल करो, क्योंकि हर केस अपने आप में डिफरेंट होता है।
तो कमिटी को भी ट्रेन किया जाए कि आप उस केस को इनफॉर्मली लेके जाए, फॉर्मली लेके जाए, आप बताएं उनके राइट्स क्या है, आप उसकी ग्रीवेंस को समझे कि वो किस इंटेंसिटी पे चला गया है केस, सामने वाले को आप सजेस्ट करें कि वो रिटन कंप्लेंट करे या फिर कहाँ पर लेकर के जाए उस कंप्लेंट को। तो ये चीजें आप पॉश ट्रेनिंग जो कमिटी है हमारी, जो कमिटी केसेस को चेक करेगी, केसेस पर काम करेगी, उसको भी ट्रेन करें। एनुअल रिपोर्टिंग होती है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस में, जो साल भर में कंप्लेन आई, कमिटी उनका पूरा का पूरा रिड्रेस कितनी हुई उसका ब्यौरा रखती है और उसकी रिपोर्टिंग एनुअली की जाती है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस में। तो वो एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है। और क्या होता है, मान लो किसी एम्प्लॉयर ने ही कुछ गलत किया, 50 लोगों का ऑफिस है, उस 50 लोगों के ऑफिस में हर इंसान को वही एम्प्लॉयर को ही रिपोर्ट करना होता है। अब इतने हिरार्की तब बनाए जाते हैं जब बहुत ज्यादा एम्प्लॉयज होते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट है, एक ही ऑफिस है, उस एक ऑफिस में वो जो मेन मेंबर है वो बैठा हुआ है और वो अंदर अपने कैबिन में रहता है, उसको हर किसी को जाकर के रिपोर्ट करना है अपने अपने काम को। मॉर्निंग में आप आ गए हो तो आकर के बता दो, वी हैव रिपोर्टेड, गुड मॉर्निंग बोल करके। और जब आप इवनिंग में जा रहे हो तो जाते टाइम पे बता दो। और जब आप कोई काम कर रहे हो तो आपको अगर रिव्यू करवाना है अपने काम को, क्योंकि आप ऐसे ही क्लाइंट के पास ले जा नहीं सकते उस काम को, पहले आपको उनको दिखाना पड़ेगा, तो आप उनके साथ बैठो, अपना काम रिव्यू करवाओ, वो अप्रूव कर दो, उसके बाद लेकर के जाओ। तो ये आपका सिनेरियो है नॉर्मल। अब जब बॉस ही इस तरीके का कुछ काम करे, क्योंकि आप डेली उनके कैबिन में आ रहे हो, बैठ रहे हो, आपको कुछ लगा ये तो गलत है, और अब आप इतने अनकंफर्टेबल हो चुके हो कि जैसे ही वो आपको कैबिन में बुलाते हैं, आपके अंदर धक धक चालू हो जाती है कि नहीं जाना है मुझे अंदर, मुझे गड़बड़ लगता है वो आदमी। तो आप किसके अगेंस्ट फाइल करोगे, कैसे फाइल करोगे? तो वो केस में आपके लिए लोकल कंप्लेंट कमेटी होती है। मतलब एक तो ऐसे ऑफिस है जिसमें 10 से कम लोग काम कर रहे हैं, या दूसरे इस तरीके के केसेस जहां पर एम्प्लॉयर ही जो है अल्टीमेट एम्प्लॉयर है, वही आपका रिस्पोंडेंट है या फिर जिसके अगेंस्ट कंप्लेन की जा रही है वो है, तो आप सीधे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, एलसीसी, लोकल कंप्लेन कमेटी के अंदर कंप्लेन करते हो। एलसीसी जो है लोकल कंप्लेन कमेटी है, उसमें जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उसने एक नोडल ऑफिसर्स बिठा रखे हैं हर तालुका, हर डिस्ट्रिक्ट, जो छोटे छोटे ब्लॉक्स और तालुका है ना, उनके लिए हर एक जगह के लिए नोडल ऑफिसर अपॉइंटेड है। तो वो नोडल ऑफिसर आपकी कंप्लेंट रिसीव करता है, आपको बस सर्च करना है गूगल पे, आपको मिल जाएगा आपके ब्लॉक के लिए नोडल ऑफिसर कौन है, या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को डायरेक्टली भी आप लिख सकते हो, लोकल कमेटी को डायरेक्टली लिख सकते हो। तो यहाँ पे सिंपल सा था। मैंने आपको एक वीडियो जो भी दिखाई थी जिसमें वो लेडी मीटिंग को अचानक से ज्वाइन करती है, तो इस तरीके से बार बार कोई हीरो आपकी स्टोरी में आकर के आपको नहीं बचाएगा। तो हमें अगर खुद को बचाना है तो हमें सेक्सुअल हेरेसमेंट कैसे रोकना, क्लियरली रिफ्यूज करना है कि हम इसमें कंफर्टेबल नहीं है। बहुत सारी विमेन होती हैं जो बहुत वोकल है और कॉन्फिडेंस से रहती है, उनका बॉडी लैंग्वेज बता देता है सामने वाला बोलने से डरता है। बहुत सारी विमेन होती हैं जो कॉन्फिडेंट तो है, बट वो इस तरीके की सिचुएशंस में फ्रीज हो जाती हैं। बहुत सारे लोग हैं, विमेन क्या, हो सकता है लड़के भी हो, वो फ्रीज हो जाते हैं कि उनके साथ क्या हुआ, समझ ही नहीं पाते रिएक्ट कैसे करना है, या फिर वो सीन क्रिएट करने से डरते हैं, या फिर वो उस चीज को लेकर के बहुत हेसिटेट करते हैं, मतलब गलत उनके साथ हो रहा है लेकिन सामने वाले से बोल ही नहीं पाते हैं कि ये मेरे साथ ऐसा हुआ। तो वो केसेस में आपको आपका डिसप्लेजर क्लियरली कम्युनिकेट करना होता है, इवन दो यू आर अनकंफर्टेबल, बट आप ये नहीं सोच सकते कि हाँ ठीक है, होते होते सिचुएशन बेटर हो जाएगी, कभी ना कभी ठीक हो जाएगा, मैं जॉब छोड़ के चली जाऊंगी। तो ये सारी चीजें जो है, भागते रहने से, आप एक जॉब छोड़ोगे दूसरे पे मिलेगा, तीसरे पे मिलेगा, कब तक भागोगे? तो यू हैव टू से नो, लर्न टू से नो। एंड अगर आपका कोई कलीग है जो इस तरीके की चीजें फेस कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है, तो आप उनको सपोर्ट कीजिए। और अगर कोई और है जो कि इस चीज में कंप्लेन लॉन्च करवा रहा है और आप उसके विटनेस हो, सो आप उसमें विटनेस की तरह एक्ट करने के लिए भी उनका सपोर्ट कर सकते हो। तो यू यू हैव टू लर्न टू से नो, अपने लिए तो खुद ही स्टैंड लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर दो पार्टीज होती हैं, एक जिसके अगेंस्ट केस किया जाता है वो रिस्पोंडेंट कहलाता है, और जो केस कर रहा है वो कोई भी हो सकता है, परमानेंट कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय, हम ऑलरेडी डिस्कस कर सकते हैं, उसको बोलते हैं अग्रीव्ड इंडिविजुअल। अब आप कम्युनिकेट कैसे करोगे, केस कैसे करोगे? मैंने आपको बताया, आप इंटरनल कंप्लेंट कमेटी में जाओगे अपनी, वो कहाँ मिलेंगी? आप अपने पॉश की वेबसाइट, जो आपकी वेबसाइट है उसमें पॉलिसीज मिलेंगी, उस पॉलिसी में आपको पॉश पॉलिसी मिलेगी, उस पॉश पॉलिसी में आपको प्रिसाइडिंग ऑफिसर वगैरह सबका ईमेल आईडी मिल जाएगा। आप अगर कॉमन आईडी दे रखा है तो आप कॉमन आईडी पर ईमेल करेंगे कि ये प्रॉब्लम है, जो पॉश का कॉमन आईडी है, नहीं है तो आप प्रिसाइडिंग ऑफिसर को भी ईमेल कर सकते हैं, एक्सटर्नल मेंबर को भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंटरनल मेंबर है, एक्सटर्नल मेंबर है। इंटरनल मेंबर हो सकता है बायस्ड हो जाए, प्रिसाइडिंग ऑफिसर हो सकता है बायस्ड हो जाए, लेकिन एक्सटर्नल मेंबर इस पर कॉग्निजेंस लेगा। आप सबको एक साथ मेल रख करके भी मेल कर सकते हैं, तो ये आपके ऊपर है, आप जैसे कंफर्टेबल हो आप मेल कीजिए।
और रिटर्न में अपनी जो शिकायत है उसको रिटर्न में देना होता है। अगर आप देंगे तो ज्यादा बेटर है, अगर आप देने की हालत में नहीं है तो आपके जो गार्जियंस हैं, या आप मान लीजिए आप अनकॉन्शियस हो गए हो या आप उस ट्रॉमा में चले गए हो, तो कोई और भी आपके बिहाफ पे कंप्लेन कर सकता है, बट इट्स प्रेफरेबल कि आप खुद करें। उसके बाद लोकल कंप्लेन कमेटी जो मैंने आपको बताया। अच्छा हाँ, रिस्पोंडेंट की कमेटी को भी आप कर सकते हो। अब रिस्पोंडेंट की कंपनी कैसे अलग हो गई? जैसे आप लोग कोई शेयरिंग ऑफिस में काम करते हो, वहां लिफ्ट में जाते टाइम, अब वो आपकी कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है, किसी और कंपनी का एम्प्लॉय है, बट लिफ्ट शेयर करते टाइम पर उसने ऐसा कुछ किया कि आपको अब कंप्लेन करनी है, तो आप उनकी कंपनी में भी कंप्लेन करोगे और अपनी कंपनी में भी कंप्लेन करोगे। तो उनकी इंटरनल कमेटी भी होगी, वहां पे भी आप मेल डालोगे। अब अगर मैंने आपको बताया सिनेरियोज थे जहां पर अगर एम्प्लॉयर खुद ऐसा है या फिर 10 से कम एम्प्लॉयज है तो इंटरनल कंप्लेन कमेटी ही नहीं होगी वहां पर, तो किसको कंप्लेन करेंगे? तो हम डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में करेंगे। तो वहां पर लोकल कंप्लेन कमेटी मिल जाएगी आपको, आप गूगल पे डालेंगे, आपके डिस्ट्रिक्ट ऑफिस का एड्रेस, ईमेल आईडी सब मिल जाएगा। तो आप वहां पे कंप्लेन करेंगे रिटर्न में। अगर आपके पास प्रूफ्स हैं तो आप प्रूफ अटैच कीजिए, अगर आपके पास विटनेस है और विटनेस का नाम, नंबर, एड्रेस वगैरह, एड्रेस अटैच करेंगे। उसमें क्या लिखना है वो तो आपको सबको पता है कि कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, किसने किया, ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन आपको डालनी होती है। चौथा जो वे है वो है शी बॉक्स, सेक्सुअल हेरेसमेंट ई बॉक्स। तो ये जो है सेक्सुअल हेरेसमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स, ये गवर्नमेंट पोर्टल है जो गवर्नमेंट ने बनाया है। वो लोग जो कि डायरेक्टली लोकल ऑफिस और ये सब जगहों पे कंप्लेन नहीं कर पाते हैं, हर कंपनी शी बॉक्स पे रजिस्टर्ड है। जो भी इंटरनल कम्युनिटीज हैं वो सब रजिस्टर्ड है, तो आप उनके अगेंस्ट गवर्नमेंट को कंप्लेन कर सकते हैं शी बॉक्स पोर्टल पर। और अगर बहुत ही ग्रेव काइंड ऑफ आपको लगता है कि ये तो बहुत ज्यादा हो गया, तो आप 354 सेक्शन के अंदर या 509 के अंदर एफआईआर भी कर सकते हैं, यानी पुलिस कंप्लेन कर सकते हैं। सो ये चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको इंटरनल कमेटी के बारे में बताया कि एक आपका सीनियर लेवल फीमेल एम्प्लॉय होगा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जो उसको हेड करता होगा। दो एम्प्लॉयज उसके अंदर होंगे जो कि इंटरनली विमेन सेफ्टी के बारे में कमिटेड होंगे, ऑलरेडी वोकल होंगे इस चीज पर। और एक्सटर्नल मेंबर जो कि एक्सपीरियंस रखते होंगे सोशल वर्क का विमेन के फील्ड में, या फिर लीगल चीजें समझते होंगे, पॉश को समझते होंगे। तो ये यहाँ पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर कमेटी जो आपको मिलेगी वो आपके ये सब तीन तरीके के लोगों से मिलेगी। अब यहाँ पर आप रिपोर्ट कैसे करोगे? आपने एज अ कंप्लेनेंट कंप्लेन कर दिया, कंप्लेनेंट कंप्लेन करेंगे कब तक कर सकते हो? 3 महीने के अंदर। जब मतलब कुछ हुआ आपके साथ और आप बैठे हुए हो 3 साल तक, और आपको याद आया कि यार ये तो गलत हुआ था मेरे साथ, अब भी जाऊंगी मैं, नहीं, 3 महीने के अंदर आप कंप्लेन करो। और अगर उनको लगता है, आप प्रूव कर पाओगे कि मेरे सर्कमस्टेंसेस ऐसे बना दिए थे कि मैं कंप्लेन नहीं कर सकती, तो और एक्सटेंडेड 3 महीने, मतलब 6 महीने है आपके पास। उसके अलावा जब आपने कंप्लेन नहीं की है, मान लो आपने ऐसे बिहेवियर्स हो रहे हैं जो कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर वही बैठता है वो देख रहा है, और आप सोच रहे हो कि इनको तो दिख ही रहा है, वो खुद ही कुछ नहीं कर रहे हैं, तो वो सियो मोटो एक्शन कोई नहीं लेता। तो आप ये एक्सपेक्ट मत करके चलो कि सीनियर को पता है, इनको पता है और ये अपने आप सियो मोटो एक्शन लेंगे, क्योंकि किसी को भी ये सारे प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं करना होता है। और जब आप एक फॉर्मल कंप्लेन कर देते हो तो दे आर बाउंड बाय द लॉ टू एक्ट अपॉन इट। वो नहीं एक्ट करेंगे तो आपके पास फिर दूसरे चैनल्स है कैसे जाना है, बट एटलीस्ट यू शुड फाइल अ रिटन कंप्लेंट। सियो मोटो कोई इस पर एक्ट नहीं करता है। और तीसरा चीज है कि आप अगर ये सोचते हो कि हमारी कंप्लेन करने से सब कुछ रिवील हो जाएगा, सब बाहर आ जाएगा, तो ये सब चीजें हाईली कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है। इवन अगर कोई कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच ब्रीच करता है तो उसके अगेंस्ट भी कंप्लेन की जाती है, मतलब उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाता है। तो आपको राइटिंग में सपोर्टिंग्स के साथ, विटनेस वगैरह के साथ अपना कंप्लेन देना है। अब जैसे ही कंप्लेन मिलेगा हमारी कमेटी को, वो विद इन 7 डेज रिस्पॉन्डेंट्स को भी भेज देगी कि आपके अगेंस्ट एक कंप्लेन आई है, 10 दिन के अंदर आप हमें जवाब दो। और ये पूरा केस चलता रहेगा। और इसके लिए हो सकता है बीच में जो पर्सन है जिसने कंप्लेन की है वो कंफर्टेबल नहीं है अब उसको रिपोर्ट करने में, तो वो बोल सकता है कि इसको ट्रांसफर दे दो या मुझे ट्रांसफर दे दो, या मुझे छुट्टी दे दो, 3 महीने के लिए छुट्टी मिल सकती है, लॉ में लिखा हुआ है। या फिर वो बोल सकता है कि मैं अब कंफर्टेबल नहीं हूँ यहाँ काम करने के लिए। मोस्ट ऑफ द केसेस में जब कोई केस फाइल हो जाता है किसी के अगेंस्ट, रिस्पोंडेंट खुद ही जॉब छोड़ के निकल जाता है कि अब मैं इस एम्प्लॉय, इस ऑर्गेनाइजेशन को ही आंसरेबल नहीं हूँ। बट ऐसा नहीं है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल की चीज है, यानी कि ये डीएम तक जाती है, तो यहाँ पर वो आंसरेबल है। उनको समन, जो कमेटी है, आईसी कमेटी है, वो एक सिविल कोर्ट जैसा काम करती है, उसको पावर्स हैं, तो वो जिस तरीके से भी समन करेगी उनको आंसर देना पड़ेगा। तो उनके पास रीजनेबल अपॉर्चुनिटी वैसे दोनों को दी जाती है, कंप्लेनेंट को भी और रिस्पोंडेंट को भी। आप भी अपने विटनेसेस दो, ये भी अपने विटनेसेस दें, और 90 डेज के अंदर उनको ये केस कंप्लेन जो फाइल हुई है उसको क्लोज करना रहता है, और उसको 10 दिन के अंदर वहां तक जो उनका मैनेजमेंट है,
उस लेवल तक उसको एक्सप्लेन करना होता है, पहुंचाना पड़ता है। ये सारे के सारे आपके जो है टाइमलाइंस हैं, इंपॉर्टेंट टाइमलाइन कि विद इन 3 मंथ्स आपको कंप्लेन देनी है, नोटिस विद इन 7 डेज आपको रिस्पोंडेंट को दे देना है कि आप रिसीव हुई है ये कंप्लेन, और 90 दिन के अंदर इंक्वायरी खत्म होगी। इंक्वायरी खत्म होने के 10 दिन के अंदर आपको एम्प्लॉयर को ब्रीफ करना है, और जो कंप्लेन के अंदर डिसाइड हो गया है उस काम पर इम्प्लीमेंटेशन विद इन 60 डेज हो जाना चाहिए। और अगर किसी को लगता है, रिस्पोंडेंट को या फिर किसी को लगता है कि नहीं वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो अपील कर सकते हैं। ऑब्वियसली वो पॉश को ही अपील करेंगे, कमेटी को अपील करेंगे, या डीएम को अपील करेंगे, या फिर पुलिस कंप्लेन करवा के भी अपील कर सकते हैं। अब पेनल्टीज, अगर गिल्टी मिलते हैं तो कहाँ तक जा सकता है? देखिए, पेनल्टी में आपको मॉनेटरी पेनल्टी भी लग सकती है। अच्छा, एक चीज और है, यहाँ पर जब कोई कंप्लेन फाइल करता है, जैसे कि किसी भी पर्सन ने कंप्लेन फाइल की, उसको लगता है कि ये बहुत दूर तक जा सकता था, लेकिन उसने इनिशियल जगह पे ही रोक दिया और उसने कंप्लेन फाइल कर दी, तो उस केस में आपको इतना दूर तक ले जाने की जरूरत नहीं है कि आप पूरा का पूरा उसको पेनल्टी दो, या आप बोलो कि नहीं इसको रिटर्न तरीके से वैसे ही लेके जाओ जैसे केस चलता है। तो दो वेज होते हैं। जो हमारी कमिटी है वो कंप्लेनेंट को बताएगी कि आपका जो केस है वो आप इनफॉर्मली भी सेटल कर सकते हो या फॉर्मली कर सकते हो। यानी इनफॉर्मली उसको बिठा करके समझाया जाएगा, उसको काउंसिल किया जाएगा, और सामने वाले रिस्पोंडेंट को भी उसका जो एक्ट है उसके अगेंस्ट हो सकता है उसको शो कॉज दे दिया जाए, या उसको समझा दिया जाए कि इस तरीके की चीजें ना की जाए, कुछ शो कॉज नोटिस भी मिल सकता है। तो ये इनफॉर्मल वे भी होता है, मीडिएशन काउंसिलेशन करके ये काउंसलर बीच में बैठाया जाता है। तो उससे क्या है, आगे जो होने वाला है उस रुक सकता है। दूसरा है, अगर कंप्लेनेंट चाहता है कि नहीं, वो कमिटी नहीं बोलेगी कि आप इसको इनफॉर्मली सेटल करो, ये कंप्लेनेंट का डिसीजन है कि मैं इसको इनफॉर्मली नहीं फॉर्मली ही ले जाऊंगा, और मुझे इसको पूरे प्रोसीजर और चैनल के साथ जाना है, तो वो आपका राइट है, आप जा सकते हो। बट देर इज अ वे, और कमिटी का भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको सही वे सजेस्ट करे। आपको कहीं ऐसा ना कहे कि नहीं इसको बस ऐसे ही अंडर द टेबल निपटा देते हैं ऐसे ही, क्योंकि फालतू में क्यों नाम ऊंचा करना है। कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, ये आपका नाम खराब होगा, ये खराब होगा, ये सब तब पहले ही सोच चुके हो, तभी उसके बाद ही तो यहाँ पर आए हो। तो कमेटी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इस चीज में। और अगर आप कोई जो जिसके अगेंस्ट आपने केस किया है वो गिल्टी फाउंड होता है, तो रिटर्न अपॉलजी, वार्निंग दी जा सकती है, उनका प्रमोशन विदहोल्ड हो जाएगा, उनके इंक्रीमेंट्स रोक दिए जाएंगे, सब टर्मिनेशन हो सकता है, और हो सकता है उनको फाइनेंशियल डैमेजेस पे करने को बोला जाए, अमाउंट पे करने के लिए बोला जाए। अच्छा, फॉल्स अगर किसी ने केस किया है, तो जिस इंसान ने फॉल्स केस किया है उसके अगेंस्ट ये सारी चीजें होंगी कि उसको टर्मिनेट कर सकते हैं, उसको सस्पेंड कर सकते हैं, उससे एक रिटर्न अपॉलजी ली जाएगी, या फिर उसका प्रमोशन विदहेल्ड करेंगे, उसका राइज और इंक्रीमेंट्स को विदहेल्ड कर सकते हैं, और उससे बोलेंगे पैसे दो मॉनेटरी पेनल्टीज देने के लिए। तो ये सारी चीजें आपके इस पॉश के अंदर हो सकती हैं। मतलब कोई ये सोचे कि हाँ मैं तो गलत केस करके 3 महीने की छुट्टी ले लेती हूँ, और उसके बाद क्या है, कुछ नहीं होगा, नॉर्मली ये केस तो होता ही नहीं है आगे, तो ये बहुत आगे तक जा सकता है। जो सोच रहा है कि मैं गलत करके भी अपने आप को प्रूफ कर दूंगा, क्योंकि इसमें क्या है ना, किसी को प्रूफ देना नहीं होता। बहुत सारे लड़के पॉश लेने के बाद डरते हैं, ट्रेनिंग लेने के बाद, कि कुछ भी चीज को लड़कियां ले जा करके पॉश में डाल सकती है। तो इतना इजी नहीं है। पहली चीज कि आपने आपके अगेंस्ट कंप्लेन होना इज नॉट प्रूफ कि आपका आपने वो कंडक्ट किया है। तो प्रूव करने के लिए वो सारी की सारी सिचुएशंस को प्रॉपरली जज किया जाता है, इसीलिए वो 90 डेज का टाइम है। तो कमेटी बैठ करके उसको प्रॉपरली जज करती है, और अगर निकल के आता है किसी भी फैक्ट्स या सर्कमस्टेंसेस से, जरूरी नहीं प्रूफ ही चाहिए, किसी भी फैक्ट या सर्कमस्टेंसेस है कि ये झूठी कंप्लेन थी, तो उनके अगेंस्ट भी वही सेम चीज की जाएगी जो कि आपके अगेंस्ट हो सकती थी अगर आप गलत होते तो यहाँ पर दोनों साइड के लिए लॉ है ये। अच्छा, एक केस स्टडी है, सिंपल सा ही है कि इसमें अगर आपको लगता है कि क्या किया होगा कमिटी ने, तो सीमा ने अभी अभी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया है, और वो वेस्टर्न क्लोथ्स में आती है नॉर्मली, शॉर्ट स्कर्ट्स वगैरह पहन करके। रामम है वो काफी एक्सट्रोवर्ट्स और फ्रेंडली टाइप का बंदा है, मतलब बहुत अच्छे से सबसे घुल मिल के रहने वाला है। तो एक लंच में दोनों साथ में बैठे हुए थे, एकदम सामने ही बैठे हुए थे पेंट्री में। सो एकदम नॉर्मल चिट चैट के टाइम पे ही रमन ने ऐसे बोल दिया कि तुम बहुत स्मार्टली ड्रेस करती हो, मतलब यू लुक एब्सोल्यूट क्लास अपार्ट, क्या प्रॉब्लम है? बट सीमा को ये पर्सनली अच्छा नहीं लगा। उसने उसको लगा ये मैं तो इसको रमन को हार्डली जानती हूँ, इस तरीके से कैसे कमेंट कर सकता है। तो ये केस को कमेटी कैसे लेगी? तो यहाँ लिखा हुआ है कमेटी ने कैसे लिया, कि जब कमेटी ने फैक्ट्स को एग्जामिन किया, तो कमेटी को लगा कि जो रिमार्क था वो इंटेंशनली कोई सीमा को हैरेस करने के लिए नहीं किया गया था। रमन को थोड़ा सेंसिटाइज किया गया कमेटी ने कि थोड़ा माइंडफुल रहा करो जब कमेंट करो,
फिजिकल अपीयरेंस पर, क्योंकि विमेन इसको डिफरेंटली ले सकती है। एंड सीमा को भी बोला गया कि अगर आपको लगता है कि ये चीज आपको डिस्प्लेजर कर गई, आपको बुरा लग गया, तो आप वहीं पर ही नो बोल सकते थे। आप उसको वहीं पर ही बोल करके खत्म कर सकते हो कि ये चीज मुझे पसंद नहीं आई है। तो दोनों ही केसेस में कमेटी का डिसीजन जो था वो एप्ट था। एक दूसरा केस था कि अमित एंड प्रिया दोनों ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, दोनों रिलेशनशिप में हैं। फिर थोड़े टाइम बाद उन लोगों अपने रिलेशनशिप में जब तक है तब तक ऑफिस में किसी को बोला नहीं है और पता भी नहीं है, और रिलेशनशिप अब ब्रेक हो गई है तो भी किसी को पता नहीं है। तो जितना भी टेन्योर है ऑर्गेनाइजेशन में उनका, उस बीच में ही उनका ब्रेकअप हो गया। और उसके बाद जो अमित है वो बार बार प्रिया को हैरेस कर रहा है कि मैं, उसकी पुरानी हिस्ट्री है, उसके पास मैसेजेस हैं, फोटोग्राफ्स हैं, कि मैं वो सब डिस्क्लोज कर दूंगा अगर तुम मेरे पास वापस नहीं आई तो ये केस में प्रिया केस को ऑब्वियसली इंटरनल कमेटी के पास लेकर के गई, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि ये दोनों पहले रिलेशनशिप में रह सकते। तो जब इसके फैक्ट्स को कमेटी ने देखा तो पता चला कि प्रिया ने एविडेंटली कंसील करने का ट्राई किया है फैक्ट्स को, ये जानते हुए भी कि ये चीज छुपानी नहीं चाहिए। तो उसको वार्निंग लेटर मिला। अमित ने अनप्रोफेशनल वे में बिहेव किया था, हैरेस किया है अपनी कलीग को। सो वो जो एविडेंसेस थे उसके बेसिस पर उसको भी वार्निंग लेटर मिला और उसको अपॉलोजेटरी लेटर देने के लिए बोला गया, और उसको दूसरी टीम में ट्रांसफर मिला। सो इस तरीके से भी सिचुएशंस हैंडल होती हैं, जस्ट टू मेक देम फील कि तुमने कुछ रॉन्ग किया है। और ये एक्ट का जो पूरा ब्रीफ था वो ये बारे में था कि आपको पहले तो पता हो कि ये कंडक्ट सेक्सुअल मिसकंडक्ट में आ सकता है, अनवांटेड हो सकता है, सामने वाले के लिए इसका इम्पैक्ट बड़ा हो सकता है। आपको लग रहा होगा कि ये तो न्यूट्रल है, ये तो मजाक है, तो कोई भी कर लेता है, बट हो सकता है। तो दोनों साइड में, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, दोनों में पता होना चाहिए सामने वाले की बाउंड्रीज। एंड हमें जो वर्क प्लेस है उसको रिस्पेक्टफुल बनाना है, अपने पास अगर पावर्स है उसको मिसयूज नहीं करना है। सो दिस एक्ट इज फॉर दैट कि हमें हमारे राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोनों पता रहे। एंड हर पर्सन को राइट है एक सेफ वर्क प्लेस में काम करने का। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आवर सेशन, होपफुली दिस वॉज हेल्पफुल फॉर यू एंड आई वॉज एबल टू कन्वे द रियल इंटेंशन ऑफ दिस एक्ट। थैंक यू वेरी मच सेशन में बने रहने के लिए। अगर आपके कोई डाउट्स है तो आप लोग चैट बॉक्स में या फिर अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। Pooja, you can allow the participant to unmute themselves. If they have any doubt, they can discuss. Yes. यस, किसी को कुछ डाउट रहा तो प्लीज आप अनम्यूट है तो आप पूछ सकते हो। Thank you, Vikram ji. Thank you so much. किसी के कोई डाउट्स है तो आप लोग चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज विल वाइंड अप दिस सेशन। एंड करने से पहले मैंने एक गूगल लिंक भेजा हुआ है, तो प्लीज वहाँ पे जो भी पार्टिसिपेंट्स है वो प्लीज वहाँ पे आप रजिस्टर करके फिर लॉग आउट कर देना प्लीज। ये आप गूगल लिंक अपने पास कॉपी कर सकते हैं, मेल पर